नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी फास्ट स्टडी में। दोस्तों आज की कुछ सीरीज़ है, इसे देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है हमने एलटी के टाइम पे बनाए थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसको अच्छे से समझिएगा जो हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अशोक के अभिलेखों की खोज की बात हमें करनी है कि खोज कब हुई थी। मतलब अशोक जो है उनके अभिलेखों की खोज। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अशोक अभिलेख यानी कि अशोक के समय में सबसे पहले अभिलेख लिखे गए थे और बहुत ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे। अशोक के अभिलेखों की खोज हम बात करें तो टी फैंथलियर यानी कि 1750 ईस्वी में इन्होंने इनके अभिलेखों की खोज की थी। अब अशोक जो है वो किसके पुत्र हैं, तो अशोक है आपके बिंदुसार के पुत्र। ठीक है, जो बिंदुसार हैं उनके पुत्र है अशोक, और बिंदुसार के पिता हो गया आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये इनके पिता हो गए बिंदुसार के, तो मतलब चंद्रगुप्त का पोता हो गया आपका अशोक। अब देखिए जो अशोक है यानी कि अशोक क्या थे, पहले अधर्म पे चलते थे। ठीक है, पहले वो अधर्म करते थे। तो धर्म की बात जब आती है कि इन्होंने धर्म यानी कि धर्म की जो नीति है कब अपनाई थी, तो धर्म की नीति आती है आपकी कलिंग युद्ध, यानी कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध के नाम से, और कलिंग आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जो आपका 262 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। कलिंग युद्ध हुआ था 262 ईस्वी में, उड़ीसा में आपका कलिंग पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए इस युद्ध में इतनी हत्याएं हुई, इतना खून खराबा हुआ कि जिसे देखकर हृदय परिवर्तन बोलते हैं ना, कि अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। उनका हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या किया, धर्म की नीति को अपनाया, यानी कि धर्म पर चलना है। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे धर्म पे चलना है। तो यहाँ पर ये कहानी देखने को मिलती है। अशोक के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको पूरे अच्छे से बता दूंगा, बट आज मुझे ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा थोड़ा मैं जो पॉइंट्स व्यू होंगे जिनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने धर्म को अपना लिया था। फिर धर्म को अपनाने के बाद क्या किया उन्होंने, अभिलेख लिखवाए। यानी कि अब वो इतने निराश हो चुके थे कि यार मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इतने लोगों की हत्या कर दिया, तो मुझे अब धर्म पे चलना है और अभिलेख लिखाना है। अभिलेख में क्या लिखाया गया, यानी कि किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके राज दरबार की बात हो चाहे वो अदर्स की बात हो, रास्ते में अभिलेख लिखाए, गुफाओं में अभिलेख लिखाए, पहाड़ों में अभिलेख लिखाए। तो फिर उन अभिलेखों को क्या करे, पर्चा देखे और अशोक से क्या करे, संपर्क करे। ठीक है, संपर्क करने के बाद फिर अशोक को अपने कारण बताया कि हमें ये परेशानियाँ हैं। तो फिर नियम कानून भी उन्होंने अपने अच्छे बनाए, पशुओं की हत्याएं बंद करा दी, है ना। तो इस प्रकार के हमें ये देखने को मिलता है कि अशोक किस प्रकार से मतलब धर्म की नीति को उन्होंने अपनाया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, यानी कि अब पढ़े की बात करेंगे कि किसने पढ़ा था उनको। ठीक है, अशोक की क्या है, अभिलेख ही है, सेम टू सेम बात हो रही है। तो जेम्स प्रिंसेप से 1837 ईस्वी में इन्होंने अभिलेख को पढ़ा था अशोक के। देखो अगर आएगा कि खोज किसने की है तो थी फैंथलियर आ जाएगा। ठीक है, टी फैंथलियर आ जाएगा, और अगर खोज की बात आएगी तो आपका आ जाएगा जेम्स प्रिंसेप, और टाइम पीरियड आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है, तेली का मंदिर कहाँ स्थित है। तो तेली का मंदिर आपका ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर तेली की मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ये समर्पित किसे है, तो ये आपके विष्णु भगवान जी को और शिव भगवान जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है।
ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब सास बहू जो मंदिर है वो किसको समर्पित है ये भी देख लेते हैं। इस मंदिर की बात हम करें तो इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं और 11वीं शताब्दी की बात करें तो इस समय ये आपका बना था और ये आपके विष्णु भगवान को समर्पित है। तो ये हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि दाढ़ी वाला योगी की प्रतिमा प्राप्त, यानी कि जो दाढ़ी वाले योगी है उसकी जो प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये एक पुजारी की मूर्ति भी कह सकते हैं हम इसे, दुशाला ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति हम कह सकते हैं। तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और कहाँ पे संग्रहित है यानी कि सुरक्षित है। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब पुजारी की मूर्ति आप देख लेना, मतलब आधा हिस्सा है फेस है और दाढ़ी मतलब पुजारी की देखने को मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है आपका मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। माध्यम आपका टेराकोटा होता है, किस माध्यम में बनी है याद रखना। माध्यम आपका टेराकोटा, 22 सेंटीमीटर हाइट है, 22 सेंटीमीटर हाइट है और रंग आपका क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कांसे की नर्तकी प्राप्त। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कांसे की नर्तकी की बात कर रहा है, काली देखने को मिलेगी आपको और नृत्य करती मुद्रा में देखने को मिलेगी आपको। तो मोहनजोदड़ो हो जाता है। पद्धति की बात करें तो मचचिष्ट पद्धति है, धातु ढलाई तकनीकी भी हम इसे कहते हैं और 10 सेंटीमीटर आपकी ये हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो कह रहा है कि कांसे की नर्तकी कांसे में बनी की खोज करता, यानी कि जो कांसे की नर्तकी है तो इसकी जो खोज करता है वो कौन है। तो अर्नस्ट मैके, हेनरी अर्नस्ट मैके, इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसकी खोज की थी और मोहनजोदड़ो में आपकी ये देखने को मिलेगी। कांसे की नर्तकी कहाँ सुरक्षित है ये भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसे भी रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। अगला है मोहनजोदड़ो का, अच्छा सॉरी एक सेकंड है, मोहरों का साइज की बात हो रही है। जो मोहरें थी वहाँ पे, तो वहाँ पर हम बात करें सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की बात करें तो मतलब जो मोहरें होती थी उनका साइज क्या था। तो जो साइज है उनका 2.5 इंच वर्गाकार, कई बार आपको आयताकार भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है कि ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो वर्गाकार आएगा या फिर आयताकार आएगा, और अगर दोनों आ जाते फिर आपको वर्गाकार ही लगेगा। तो वर्गाकार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो वहाँ पर मोहरें थी, मोहरों में अधिकांश बैल की आकृति देखने को मिलती थी, एक श्रृंग या बैल, तो वही मेन चीज़ हो जाती है। आगे बढ़े तो कह रहा है कि विशाल स्नानागार कहाँ, यानी कि जो विशाल स्नानागार है वो कौन से नगर में पाया गया। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया और 11.88 इसका साइज हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े। विशाल स्नानागार है, और अगर क्वेश्चन में आएगा कि मोहनजोदड़ो की, चलो इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की, सॉरी एक सेकंड, विशाल, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज, अरे यार एक सेकंड है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, यानी कि सबसे बड़ी इमारत की हम बात करें तो वो आपकी विशाल अन्नागार हो जाता है। ठीक है, इसकी साइज़ की बात करें तो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 क्या है मीटर चौड़ा हो जाता है। देखिए विशाल स्नानागार आएगा तो वो आपका सबसे बड़ा नहीं होगी, सबसे बड़ी इमारत नहीं होगी, क्योंकि इसका साइज़ कम है, ये देख लीजिए। और अन्नागार की बात करेगा, देखो स्नानागार अन्नागार में कंफ्यूज होता है, तो विशाल अन्नागार आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी हम कहेंगे इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम धातु मूर्ति की बात करें तो प्रथम धातु मूर्ति, ठीक है, ये भी आप याद रखना, तो वो आपकी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। प्रथम धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रथम धातु में बनी है जो, तो सिंधु सभ्यता हो जाती है। और मूर्ति है वो, ऐसा नहीं कि प्रथम धातु प्राप्त हुई, मूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त, यानी कि सबसे पहले अवशेष प्राप्त कहाँ पे हुआ था, किस नगर में हुआ था, तो वो आपका हड़प्पा होता है। सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त थे, देखो यहाँ पे 6 नगर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। आपका हड़प्पा, एक सेकंड, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद हो गया लोथल, उसके बाद है कालीबंगा, उसके बाद है बनवाली, और उसके बाद है चुनुदड़ो। ये 6 स्थल यहाँ पे प्रमुख माने जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हड़प्पा, ठीक है, जो अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है नटराज की प्रतिमा, यानी कि शिव की प्रतिमा की बात करें, नटराज शिव भगवान जी को कहा जाता है, तो प्राप्त कहाँ से हुआ, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इनकी साइज़ की हम बात करें तो आपका 3.7 इंच और 9 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में बात करें तो 9 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष धड़ प्राप्त अपूर्ण धड़, यानी कि जो पुरुष धड़ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और 9 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से कटा हुआ है और ये लाल पत्थर से बना है, ये भी याद रखना, लाल पत्थर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा हड़प्पा से प्राप्त हुआ, और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यानी कि जो ये स्त्री है उसे इन्होंने पृथ्वी की देवी मानी है, पृथ्वी की देवी मानी है, और इसकी ये पूजा करते थे, यानी कि इस देवी को ये पूजते थे, तो इनके गर्भ से निकलता पौधा, तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है आपका, ये याद रखिएगा आप। अगला है हड़प्पा मोहरों पर अधिक अंकन हुआ, तो एक श्रृंगीय वृषभ, मैंने पहले बता दिया था आपको, जो मोहरे हैं 2.5 इंच वर्गाकार, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अधिकांश वृषभ, यानी कि एक श्रृंगीय मतलब कि एक श्रृंगीय मतलब बैल की बात हो रही है यहाँ पे, वृषभ यानी कि बैल, सिंग वाला बैल, ठीक है, तो उसकी मोहरों पर आपको आकृति देखने को मिल जाएगी। अगला है सिंधु सभ्यता में बहुरंगी रंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित प्राप्त, यानी कि जो पात्र है, पात्र भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे पात्र, तो वो आपका हड़प्पा में मिला है, बहुरंगीय पात्र की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, उस पर चित्र बनाए गए, ठीक है, याद रखना, उस पर क्या किया गया, चित्र बनाए गए। अगला क्वेश्चन है आपका, पैर में सांप दबाए गरुड़, पैर में सांप दबाए गरुड़, तो ये आपके हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। तो पैर में दबाए जो सांप है वो आपका हड़प्पा से, पैर में सांप दबाए गरुड़, यानी कि वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। अगला है माँ के साथ जुड़वा बालक, वो भी आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। देखिए हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के राजमार्ग कितने फीट चौड़े होते थे, यानी कि कितनी फीट उनकी चौड़ाई थी, तो 33 फीट चौड़े होते थे वो सड़कें बनाई होती थी, दोनों तरफ से नगर रहते थे, तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में नगर देखने को मिल जाते थे, और जो सड़कें होती थी वो 33 फीट कम से कम चौड़ी होती थी। नालियाँ भी बनाई थी उन्होंने, घर के बाहर पे नालियाँ बनाई रहती थी, काफ़ी मतलब वहाँ पर अच्छा काम देखने को मिल जाता है वैसे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, मतलब सिंधु सभ्यता जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम देखने को मिलता है, और उस प्राचीन समय की बात है तो काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है, तो बहुत बड़ी मान्यता देनी पड़ेगी इस चीज़ को।
उसके बाद कह रहा है कि लोथल की खोज किसने की थी। लोथल की हम खोज की बात कर रहे हैं तो SR राव थे। उन्होंने 1955 से 1960 ईस्वी में और 1954 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे खोज की बात करूँ मैं तो 1954 इसका खोज हो जाता है और यहाँ पर उत्खनन भी हुआ था। तो उत्खनन हो जाता है आपका 1955 से 1960 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, तांबे के हंस प्राप्त हुए थे, यानी कि जो तांबा का हंस है वो लोथल से प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, शतरंज के बोर्ड के नमूने। तो शतरंज जिसने खेले होंगे आपको पता होगा, वैसे बोर्ड के जो नमूने हैं वो आपके लोथल में मिल जाते थे। तो लोथल से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मन के बनाने का कारखाना मिले, यानी कि कहाँ से मिले थे। लोथल और चुनोदड़ो दोनों जगह से आपके मन के बनाने का क्या मिला है, कारखाना मिला है। अगला है लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में है। अहमदाबाद आपका जिला हो जाता है और भोगवा नदी पर ये क्या है, स्थित है। 3 यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद और भोगवा नदी, ये आपको याद रखना है। अगला है कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। हनुमानगढ़ आपका जिला हो जाता है और घगर नदी पर क्या है, स्थित है, यानी घगर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई किसने की थी। तो आपके BK लाल और BK थापड़ थे, उन्होंने कालीबंगा की खुदाई की थी। और अगर हम बात करें कालीबंगा की खोज की तो 1952 में खोज हुई थी, ठीक है। और उत्खनन यानी कि खुदाई आपकी 1961 में हुई थी कालीबंगा की, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत। सैंधव सभ्यता की सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो कालीबंगा आपकी देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो बेलनाकार तंदूर आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा से ही आपका क्या हुआ था, कालीबंगा के जो भवन हैं वो किससे बने हैं, कच्ची ईंटों से बने हैं। यानी कि कालीबंगा की हम बात करें, इनके भवन की हम बात करें तो कच्ची ईंटों से। और हड़प्पा, ये सिंधु सभ्यता में जो भवन अधिकांश आपके मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं, यानी कि पक्की ईंटों के मकान आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। हड़प्पा में भी ऐसी है। कह रहा है कि फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो हुआ है, फर्श के निर्माण की बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो अलंकृत ईंटें हैं का प्रयोग आपको जो देखने को मिलेगा वो कालीबंगा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल शैली के प्रणेता। तो प्रणेता स्रोत जो है वो आपके E.V. हेबल है। और यहाँ पर बंगाल शैली के संस्थापक यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं ने क्या किया था, बंगाल शैली में एक प्रमुख टेक्निक थी आपकी, ठीक है। टेक्निक की हम बात करें तो वो आपकी वाश टेक्निक है, ठीक है। जल रंग पद्धति टाइप में होता है, जल रंग से किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर प्रमुख देखने को मिलेगी। अब कह रहा है आगे कि बंगाल शैली के जन्मदाता, तो अभी बताया मैंने अविंद्रनाथ ठाकुर है, ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इसके साथ आगे बढ़े तो कह रहा है कि गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि जो गांधार शैली है उसको किस वंश का संरक्षण प्रदान हो रहा है। तो ग्रीक बुद्धिस्ट थे, ग्रीको बुद्धिस्ट उनका, और कुषाण काल जिसे हम कहते हैं कुषाण काल, ठीक है। यानी कि ग्रीक बुद्धिस्ट मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और कुषाण काल यानी कि कुषाण काल के प्रमुख शासक जो थे कनिष्क के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी ये शैली, गांधार और मथुरा शैली,
गांधार शैली पर प्रभाव की हम बात करें तो यूनानी शैली का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद। तो सबसे पुराना वेद आपका कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया इसी वेद में हुआ है और उस वेद का नाम है आपका ऋग्वेद। तो कला का भी सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, यानी कि जो संगीत है वो किस वेद में आपको देखने को मिलेगा। तो वो सामवेद होता है। सामवेद में संगीत का प्रयोग किया गया था। वेद कितने होते हैं सभी को पता है, 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सॉरी, ऋग्वेद सीरियल वाइज जो होता है आपका होता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक सेकंड है, आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ठीक है, नंबर 4 पे आ रहा, 3 और चौथे पे हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि गद्य और पद्य किस वेद में लिखा गया है। तो यजुर्वेद में लिखा गया है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। जादू टोना, यानी कि जादू टोने का जो जिक्र होता है वो किस वेद में होता है। तो वो आपका अथर्व वेद में देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे कह रहा है कि एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, यानी कि श्रृंगार रस का हमें क्या बताना है, स्थायी भाव बताना है। रति इसका स्थायी भाव हो जाता है। यह 2 होते हैं, एक होता है आपका संयोग और दूसरा होता है वियोग। अच्छा, आपने रस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो बता देते। रस 9 प्रकार के होते हैं और भरत मुनि के अनुसार मैंने बताए थे जो रस होते हैं वो 8 होते हैं। अभिनय गुप्त के अनुसार 9 प्रकार के हैं। सौंदर्य शास्त्र में रस कितने हैं, सौंदर्य शास्त्र में रस कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। अभिनय गुप्त ने लास्ट रस कौन सा बताया है, तो वो आपका शांत रस बताया है। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए, आज की हमारी सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनकी पूरी प्रिपरेशन हम करेंगे, तैयारियां करेंगे हम अच्छे से। और तो जो बीए वाले हैं, बीए वाले भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं इसमें, मुझे पता है। और इसमें कुछ एमए वाले भी है। तो बीए वाले फर्स्ट ईयर की बात करूँ मैं, सेकंड थर्ड जो भी है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए स्टार्टिंग से। अगर आप स्टार्टिंग से आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको आगे दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा समझने में, क्योंकि कॉलेज में जो होता है वो इतना नहीं समझाया जाता है और फिर खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मन भी नहीं करता। फिर अकेले में अगर कोई समझाने वाला नहीं होगा तो मन नहीं करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप देखिए। बाकी जो सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, पूरा आपका स्टार्टिंग से कहाँ से चित्रकला शुरू हो रही है और लास्ट तक हम पढ़ते रहेंगे। तो आप उन वीडियो को पूरा देखते रहिए। पूरा आपका 1 घंटे का वीडियो या फिर आपका 40-50 मिनट की वीडियो हो रही है, तो आप उनको पूरा देखिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, तभी जाके समझ में आएगा। और बाकी अदर्स जितने भी हमारे ऑल फ्रेंड हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को अच्छे से बना के चलते रहिए। बाकी आने वाले टाइम पे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अभी ये सोच रहे हैं सब कि एग्ज़ाम पता नहीं होंगे कब होंगे, तो ये मत सोचिए। तो जो आपकी स्टडी है उसको आप कंटिन्यू रखिए, डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। जितना आप पहले एलटी या आपका टीजीटी, यूपी वालों का क्या है टीजीटी होता है, तो जो आप डेली बेस पे पढ़ते हो, यानी कि जब पेपर का टाइम होता है वैसे आपको पढ़ के चलना है। चलिए, आज का हम यहीं पे वीडियो समाप्त कर लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और डे टू डे वीडियो डालते रहेंगे जितना हमसे होगा। साथ में अभी मेरा बीएड भी चल रहा है, तो अगर बीएड का नहीं होता तो शायद मैं एक दिन में 2 वीडियो दे देता, पर बहुत दिक्कत हो रही है। तो वहाँ भी देखना पड़ रहा है मुझे और यहाँ भी देखना पड़ रहा है। तो चलिए, जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम में अभी तक जो जुड़े नहीं हैं
उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं वहाँ पे क्वेश्चन भी डालता हूँ। अभी कभी कभी डाल रहा हूँ, कभी कभी नहीं डाल रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चन मैं वहाँ पे डालता हूँ, तो वो भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।